हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भाग दूसरा। आज हम सीखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र और दूसरा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मृदा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उग जाएगी। अब हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब हम मान लेते हैं ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है या फिर एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अल्प बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए व्यापार के तौर पर उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसे निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि अल्प बेरोजगारी के अन्य समाधान क्या हो सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की आयु को लगभग 20 करोड़ तक है। इनमें लगभग 2/3 ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी हाल में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों
जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं। रोजगार सुरक्षित नहीं है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने आप छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। यह पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वह ऐसी रणनीति, कर, वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने के लिए विवश हुए हैं जहां बहुत कम वेतन मिलते हैं। सन 1990 से यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते हैं या ठेला लगाते हैं या कुछ अन्य काम करते देखे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके उदाहरण है रेलवे अथवा डाकघर। स्वामित्व आधारित क्षेत्र निजी क्षेत्र क्या है, चलिए जानते हैं। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। उदाहरण टाटा स्टील इंडस्ट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा अथवा मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर विश्व के निर्धनतम भागों जैसे अफ्रीका देशों से भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवश्यक सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतया उपेक्षित
भागों की देखभाल करें। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में जाना और दूसरा हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे।